हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट एग्जाम के लिए एक मॉक टेस्ट को यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि आपके पेपर पैटर्न और सिलेबस के ऊपर बेस होने वाला है। साथ ही जो है आपको सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड देखने को मिल जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो भी आपका स्कोर रहता है वो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने जो है इस मॉक टेस्ट सीरीज़ के पहले पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो उनकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही जो है इस वीडियो के आई बटन में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो कि आपको दिया हुआ है कि किसी ठोस धातु का जो ऊष्मीय चालकता है, ये जो है बढ़ते तापमान के साथ में इसके ऊपर जो है क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शंस है कि इंक्रीज होगा, ऑप्शन बी डिक्रीज होगा, या ऑप्शन सी कि कांस्टेंट रहेगा, या फिर ऑप्शन डी कि इसका घटना या जो बढ़ना है ये तापमान के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज होगा यानी कि घटेगा। अब ऐसा कैसे हुआ? तो हम जानते हैं कि जो ठोस धातु की ऊष्मीय चालकता होती है, जिसको हम यहाँ पे के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ये जो है आपके तापमान को बढ़ाने पर जो है घटती है। ठीक है, और आपने जो है पढ़ा होगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/T के। ठीक है, और अधातु या फिर अर्धचालक का जो तापमान होता है वो बढ़ाने पर जो है इनकी ऊष्मा चालकता बढ़ती है। ठीक है, यानी कि उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में हो जाएगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो याद रखिएगा, ठोस धातु की जो ऊष्मीय चालकता होती है वो तापमान बढ़ाने पर घटती है, और अधातु या अर्धचालक का जो तापमान होता है वो बढ़ाने पर जो है इनकी ऊष्मा चालकता बढ़ती है। तो दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए कि गति का जो पहला समीकरण है ये किसके बीच में संबंध को दर्शाता है। ऑप्शंस हैं स्थिति और समय, स्थिति और वेग, वेग और समय, या फिर आपके ऑप्शन नंबर डी वेग और त्वरण। तो देखिए, किसी वस्तु के वेग, त्वरण, समय और दूरियां, इनके बीच में जो है स्थापित संबंधों को ही हम क्या बोलते हैं? गति के समीकरण। ठीक है, जो कि तीन तरीके के होते हैं, तीनों को मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। तो देखिए, पहला समीकरण क्या होता है? पहला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, यह आपका जो है गति का पहला समीकरण हो गया। दूसरा क्या होता है? दूसरा हो गया s बराबर आपके यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, यह आपका दूसरा समीकरण हो गया। और तीसरा समीकरण क्या होता है? तीसरा समीकरण होता है आपका वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यही गति के तीन समीकरण होते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो पहला समीकरण है ये किसके बीच में संबंध को दर्शाता है। तो पहला समीकरण जो है ये वेग और समय के बीच में संबंध को दर्शाता है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं पर अगर बात कर ली जाती है आपके दूसरे समीकरण को लेकर, तो दूसरा समीकरण जो है ये स्थिति और समय के बीच में जो है संबंध को दर्शाता है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, और जो तीसरा समीकरण है ये स्थिति और वेग के बीच में जो है आपके दर्शाता है। तो तीनों का आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो है वो शब्द आपको चुनना है जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके जो है नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक वर्ड दिया हुआ है पब्लिकेशन। अब इस पब्लिकेशन वर्ड से इन चारों ऑप्शंस में से जो है कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, इसका पहला ही आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, LENT। तो LENT में जो है अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है ई आपको दिया हुआ है। ठीक है, इस वर्ड में जो है ई आया हुआ है, लेकिन पब्लिकेशन में कहीं पर भी जो है ई नहीं आता है। ठीक है, और जब ई आता ही नहीं है तो ये वर्ड कैसे बन सकता है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो कि आपको सीरीज का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से जो है लुप्त संख्या को या फिर लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सीरीज को नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सीरीज दी हुई है 72, 71, 67, 58 और 42। उसके बाद आपको बताना है कि अगला नंबर कौन सा आएगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि यहाँ पर इस सीरीज में हुआ क्या है। तो यहाँ पर देखिए 72 से सीरीज जो है 71 की ओर गई है, यानी कि आपने देखा यहाँ पे -1 हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो 71 से ये जो है 67 की ओर जा रही है, यानी कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि -4 हुआ है। ठीक है,
और फिर देखिए यहाँ पर जो है 67 से 58, यानी कि यहाँ पर माइनस का 9 हुआ है। फिर यहाँ पर आगे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपके 58 से 42, यानी कि यहाँ पर माइनस का 16 हुआ है। तो जाहिर सी बात है आगे क्या होगा ये आपको बताना है। तो अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इनको देखें ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो है 1 का स्क्वायर माइनस हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका 2 का स्क्वायर माइनस किया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है आपके 3 का स्क्वायर माइनस किया गया है, और यहाँ पर जो है आपके 4 का स्क्वायर जो है माइनस किया गया है। तो जाहिर सी बात है आगे भी क्या होगा, आगे भी 5 का स्क्वायर माइनस होगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो हम यहाँ पे 25 घटा देंगे 42 में से, जिससे कि आपको यहाँ मिल जाएगा 17, ठीक है। तो 17 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जो है जीके का एक क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा पर जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है साल में कितनी बार। ऑप्शंस है कि एक वर्ष में 4 बार, ऑप्शन बी एक वर्ष में 1 बार, ऑप्शन सी कि पूरे साल भर, या फिर ऑप्शन डी कि वर्ष में 2 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी कि वर्ष में 2 बार। देखिए भूमध्य रेखा पर जो है सूर्य की किरणें साल में जो है 2 बार एकदम सीधी पड़ती है, ठीक है। और भूमध्य रेखा जो है ये पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से जो है समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। याद रखिएगा ये एक काल्पनिक रेखा है, और साल में 2 दिन ऐसे आते हैं जिसमें कि एक है आपका 21 मार्च, ठीक है। दोनों डेट को भी आपको याद रखना है, एक तो 21 मार्च और दूसरा हो जाएगा आपका 23 सितंबर, जो कि आपके आने वाला है, ठीक है। तो ये दोनों डेट्स आपको याद रखना है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर से गुजरता है सूर्य, और इस दिन जो है सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि मेरी क्यूरी जो है इनको किसकी खोज के लिए जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया या फिर नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शंस दिए गए हैं यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम या फिर ओरम। तो देखिए ये जो मेरी क्यूरी है ये एक फिजिसिस्ट और केमिस्ट्रिस्ट थी, यानी कि ये भौतिकविद और रसायन शास्त्री थी, और इन्होंने जो है रेडियम की खोज की थी। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियम। देखिए रेडियम की खोज के लिए जो है इनको नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, याद रखिएगा मेरी क्यूरी इनको जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दोनों जो है सब्जेक्ट्स के अंदर या फिर इन दोनों क्षेत्रों के अंदर जो है नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। याद रखिएगा भौतिक और रसायन इन दोनों क्षेत्रों में जो है सम्मानित होने वाली नोबेल पुरस्कार से ये पहली वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि एक परिपक्व डिंब के विकास में जो है शामिल प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास में अंड जनन, निषेचन, युग्मक जनन या फिर शुक्र जनन। तो देखिए मादा में जो है ओवम का विकास ही जो है क्या कहलाता है, ओजेनेसिस या फिर अंड जनन आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया जो होती है ना ये अंडाशय में संपन्न होती है, ठीक है। वहीं अगर देखें तो एक और जहाँ पुरुषों में जो है शुक्राणु का विकास और परिपक्वन की जो प्रक्रिया है वो आपके प्यूबर्टी यानी कि यौवन अवस्था से ही जो है आरंभ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंड जनन। वहीं आपके फर्टिलाइजेशन को लेकर बात करें तो आपको पता ही है कि फर्टिलाइजेशन वो प्रक्रिया होती है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलने की क्रिया को ही फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हृदय की जो है अंतरतम परत को क्या कहते हैं, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट जो होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, मायोकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम या फिर पेरिकार्डियम। तो देखिए मानव का जो हृदय होता है ये मेनली आपके 4 कोष्ठ का बना हुआ होता है, जो निलय और आलिंद में बटा होता है, यानी कि 2 निलय होते हैं और 2 आलिंद होते हैं, ठीक है। और हृदय जो है ये क्या करता है, ये जो ब्लड होता है इसको पंप करके पूरे शरीर में जो है वाहिनिकाओं के द्वारा जो है ब्लड भेजता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें कि अंतरतम परत कौन सी होगी तो ये हो जाएगी आपके एंडोकार्डियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष इसकी संज्ञा जो है किसे दी गई है या फिर किसे जो है भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है। तो दादा भाई नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए दादा भाई नेहरू जी को जो है भारत का ओल्ड मैन या फिर जो है भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, ठीक है।
और इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको यहाँ से और याद रखना है कि 1892 यानी कि 1892 में जो है दादा भाई नौरोजी ही ऐसे व्यक्ति थे, प्रथम एशियाई व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद के अंदर सदस्य चुने गए थे। ठीक है ना, ब्रिटिश संसद के अंदर पहले भारतीय सदस्य जो चुने गए थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि हिमेटोमेलिया ये जो है कहाँ के रक्तस्राव को दर्शाता है? तो ये एक कंडीशन है हिमेटोमेलिया, ठीक है, और ये जो है इनमें से कौन सी जगह के रक्तस्राव को दर्शाता है ये बताना है। तो ऑप्शन है ब्लड इन स्टूल, ऑप्शन बी मेरु रज्जु का रक्तस्राव, ऑप्शन सी योनि का रक्तस्राव, या फिर ऑप्शन डी नाक से रक्तस्राव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ब्लीडिंग जो होती है आपके स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, यानी कि मेरु रज्जु का जो रक्तस्राव होता है उसको जो है हिमेटोमेलिया कहा जाता है। ठीक है, और मेरु रज्जु में जो है रक्तस्राव किसी आघात के कारण ही होता है, मतलब अगर कोई चोट वोट लग जाए तभी होता है, ऐसे इसमें नॉर्मली नहीं देखने को मिलता। ठीक है, यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा? तो नाक से रक्तस्राव जो है ये कॉमन होता है, और इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इसको एपी एस्टोटिक्स कहा जाता है। ठीक है ना, एपी एस्टोटिक्स आपने काफी बार देखा होगा गर्मियों में, या फिर जो है अगर हम नाक को ज्यादा रगड़ लेते हैं तो उससे जो है खून आना शुरू हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन काफी बढ़ता है आपको वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करवाने के लिए। और साथ ही जो है अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चंस की पीडीएफ, नोट्स और साथ ही जो डेली क्विज हमारे होते हैं वो आपको टेलीग्राम पर ही देखने को मिलेंगे। उसकी लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जो है आपके लिए फिलर्स का एक क्वेश्चन है जिसमें कि सेंटेंस आपके लिए दिया हुआ है कि द पैसेंजर्स वेटेड डैश फॉर द लोकल ट्रेन टू अराइव। तो ऑप्शंस हैं हैस्टली, मीकली, पेशेंटली या फिर कंसिडरेबली। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस को मीनिंग को अगर देखें तो हैस्टली यानी कि क्या होता है? जल्दी से, ठीक है, जल्दी से। मीकली यानी कि क्या होता है? मीकली यानी कि एक तरीके से नाजुकता से, या फिर आप बोल सकते हैं कोमलता से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोमलता। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? कंसिडरेबली, जिसका मतलब होता है बहुत अधिकता से। ठीक है, तो बहुत अधिकता से। ये मीनिंग जो भी मैं आपके लिए यहाँ पे नोट कर रहा हूँ ये आप लोगों को साथ में नोट कर लेने हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी दिया हुआ है पेशेंटली, यानी कि एक तरीके से धैर्य पूर्वक। क्या होता है? धैर्य पूर्वक। तो पेशेंट जो है मतलब कि जो पैसेंजर्स हैं, ठीक है, ये धैर्य पूर्वक जो है लोकल ट्रेन के आने का वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है अपेरेंटली, एक वर्ड है आपके पास में, ठीक है, जिसका सिनोनियम आपको यहाँ पे बताना है। अपेरेंटली का मतलब क्या होता है? अपेरेंटली मतलब आप बोल सकते हैं स्पष्ट रूप से या फिर एकदम क्लियर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस हैं सीमिंगली, कंसिडरेबली जो पीछे भी हमने पढ़ा था, अनलाइकली या फिर आपके क्वेश्चनेबली। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीमिंगली। सीमिंगली यानी कि क्या होता है? इसका भी मतलब होता है एकदम साफ तौर पे। ठीक है, क्या होता है? साफ तौर पे या फिर स्पष्ट रूप से। बाकी क्वेश्चनेबली यानी कि क्या होता है? आशंका के साथ, किसी को जो है आशंका के साथ देखना। ठीक है, अनलाइकली यानी कि क्या होता है? अनलाइकली यानी कि असंभाव्य। ठीक है, असंभाव्य। चलिए, आई होप कि सारे मीनिंग्स आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर जो है आपको एंटोनियम बताना है इस बार, और वर्ड है आपके पास में हेरोइंग। ठीक है, हेरोइंग यानी कि होता है एक तरीके से खौफनाक। क्या होता है? खौफनाक, या फिर आपके बोल सकते हैं आप दुखद। ठीक है, खौफनाक या फिर दुखद आप बोल सकते हैं। तो एंटोनियम बताना है, तो देखिए ऑप्शन है वरिंग, रेपिटेटिव, स्ट्रेसफुल या फिर प्लीजेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लीजेंट। क्योंकि जिस प्रकार आपके होरिंग मतलब खौफनाक होता है, उसी तरीके से प्लीजेंट यानी कि सुखद होता है। क्या होता है? सुखद या फिर आनंद की स्थिति में। तो इसको आप लिख लीजिएगा सुखद। स्ट्रेसफुल यानी कि क्या होता है? तनावपूर्ण, तनावपूर्ण। ठीक है, और वरिंग यानी कि क्या होता है? वरिंग यानी कि चिंता करना किसी का। ठीक है, चिंता करना। और रेपिटेटिव यानी कि क्या होता है? रेपिटेटिव यानी कि किसी चीज को लगातार करते रहना या फिर दोहराते रहना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, रीजनिंग का एक क्वेश्चन है जिसमें कि आपके बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है दिए गए विकल्पों में से वह प्रश्न चिन्ह
के स्थान पर आने वाली आकृति चुनिए। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा फिगर रिप्लेस होगा। तो आप यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जो है एक क्रम चल रहा है जिसमें कि आपके ये जो सर्कल दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये आपके यहाँ पर 45 डिग्री जो है दक्षिणावर्त घूम रहा है, ठीक है ना। 45 डिग्री पहले यहाँ पर था, तो इस बार जो है यहाँ पर आपके आगे आ गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर जो है वापस 45 डिग्री ये जो है दक्षिणावर्त घुमा है, तो जाहिर सी बात है अगली स्टेटमेंट में क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और इसके बीच में बनेगा जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पर ये जो है कितने डिग्री पर घूम रहा है, 45 डिग्री घूम रहा है और दक्षिणावर्त घूम रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपके लिए कि सफेद रोशनी में जो है देखा गया साबुन का जो बुलबुला होता है ये आपको रंगीन दिखाई देता है, इसके लिए जिम्मेदार घटना कौन सी है। अक्सर आपने देखा होगा कपड़े धोते टाइम पे जब हम सर्फ को भिगोते हैं तो उसमें से जो है बुलबुले निकलते हैं जो कि आपको कलरफुल दिखते हैं। ये किस कारण से होता है? ऑप्शन है प्रकीर्णन, व्यतिकरण, विक्षेपण या फिर विवर्तन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण। देखिए व्यतिकरण के कारण ही जो है साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, ठीक है। साबुन के घोल के बुलबुले जो है ये रंगीन इसकी ऊपरी और निचली पृष्ठ से जो है परावर्तित जो सूर्य की प्रकाश तरंगें होती है, ठीक है, उनमें जो है व्यतिकरण के कारण ही आपको दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, ठीक है, माता और भ्रूण के बीच का विकास जो है क्या कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है आपके नर्सिंग असिस्टेंट का ही। ऑप्शंस हैं प्लेसेंटा, फेलोपियन ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब या फिर आपके वॉश डिफरेंस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है ये आपके अपरा जो गर्भाशय होता है उसमें पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंग है जो आपके ग्रोथ वाला जो भ्रूण होता है, यानी कि जो भ्रूण बन रहा होता है माता की गर्भाशय में, ठीक है, वो जो है गर्भाशय भित्ति से जो है इसको जोड़ता है, ठीक है। और ये जो है माता के रक्त से जो है भ्रूण द्वारा पोषक पदार्थ और जो गैस वगैरह होती है उनका आदान प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है कि यूनिसेफ का जो है हेडक्वार्टर इनमें से कौन से शहर में स्थित है। नेवी एसएसआर का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिएगा यूनिसेफ जो है क्या है, तो ये जो है आपके यूनाइटेड नेशंस यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी ही एक विशेष एजेंसी है, ठीक है। कब स्थापित हुई थी तो आपको याद रखना है 1946 में जो है यूनिसेफ को स्थापित किया गया था, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है ये आपके न्यूयॉर्क में पड़ता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन फंड, ठीक है। तो ये जो है आपके यूनिसेफ जो है संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, ठीक है ना। और ये जो है जो आपके आपने नाम सुना होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके साथ में मिलकर के ये काम करती है, ठीक है। जब WHO की बात आई है तो इसके भी हेडक्वार्टर को लेकर बात कर देते हैं। तो जेनेवा के अंदर जो है WHO का हेडक्वार्टर पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा यूनेस्को भी आपसे पूछा जा सकता है। यूनेस्को का कहाँ पर है? यूनेस्को का पेरिस में है, ठीक है, यूनेस्को। चलिए आई होप कि सारे ऑप्शंस आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जो है आपके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए सेंटेंस क्या है कि आई लव बॉलीवुड म्यूजिक, दीपू सेड टू रीना, ठीक है। आई लव बॉलीवुड म्यूजिक, दीपू सेड टू रीना। तो यहाँ पर जो है आपको करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म जो है यहाँ पर इस सेंटेंस का चूज करना है। तो देखिए सेंटेंस का जो रिपोर्टेड स्पीच है ये एसरेटिव सेंटेंस में है, तो इसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम जो है कुछ कॉमन रूल यूज में लेते हैं, जैसे कि कोमा और इन्वर्टेड कोमा जो होती है उसकी जगह पर कंजंक्शन दैट को हम यूज में लेंगे, और फिर जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड टू होती है उसको हम टोल्ड में बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए टोल्ड में सिर्फ आपका जो है ऑप्शन ए आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है सिर्फ ऑप्शन ए में ही टोल्ड आया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा देखिए और क्या चेंजेस होते हैं, नरेशन रूल के अकॉर्डिंग हम टेंस और प्रोनाउन में भी चेंज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका ये हो जाएगा दीपू टोल्ड रीना दैट ही लव्ड बॉलीवुड म्यूजिक। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको, और बेसिक आपको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि मिसपेल्ट वर्ड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कौन सा मिसपेल्ट वर्ड है, एप्लोज, मॉडर्न, अराइवल या फिर सीरियस। तो जाहिर सी बात है कॉमन सा वर्ड दिया हुआ है, अराइवल यहाँ पे गलत है, क्योंकि अराइवल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? अराइवल की करेक्ट स्पेलिंग होती है ARRIVAL, ना कि VEL।
तो अराइवल यानी कि क्या होता है? अराइवल यानी कि किसी जगह पर पहुंचना, ठीक है, पहुंचना। सीरियस यानी कि क्या होता है? गंभीर, ठीक है। मॉडर्न यानी कि क्या होता है? आधुनिक, ठीक है। और एप्लोज यानी कि क्या होता है? किसी को सराहना, किसी की तारीफ करना, ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज के इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनमें से कौन सी जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो देखिए ऑप्शन है अवरक्त किरणें, अल्ट्रासोनिक तरंग, ध्वनि तरंग या फिर कैथोड किरणें। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए आपको पता है किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि ये निर्वात में भी जो है गमन कर सकती है। और ये तरंगें जो है चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों के दोलन से उत्पन्न होने वाली अनुप्रस्थ तरंगें होती है। फॉर एग्जाम्पल गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, रेडियो तरंगें, ये सब क्या है? ये आपके विद्युत चुंबकीय तरंगें ही है। तो इसमें जो है एक नाम मैंने अभी लिया, इंफ्रारेड रेस यानी कि अवरक्त किरणें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, जिसमें कि आपके लिए है क्वेश्चन कि एक पतली तार जो बल्ब से प्रकाश देती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो टर्मिनल, टिप, स्रोत या फिर फिलामेंट। तो जो भी इसका राइट आंसर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर से बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि पीडीएफ मटेरियल, नोट्स और जो डेली क्विज है वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।